नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जी के स्टडी में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। आपके ऑप्शन से ए दुरूह, बी सरल, सी भावपूर्ण, डी सरस। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी सरल। जब कोई बोली या भाषा मानकता प्राप्त कर लेती है तो वह अधिक सरल हो जाती है। अगला सवाल, समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? आपके ऑप्शन से ए साप्ताहिक, बी दैनिक, सी पाक्षिक, डी मासिक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी दैनिक। समाचार सुधा वर्षन 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला द्विभाषीय हिंदी और बांग्ला भाषा में दैनिक समाचार पत्र था। इसके संपादक और प्रकाशक श्याम सुंदर सेन थे, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उदंत मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, जबकि समाचार सुधा वर्षन हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में पहला दैनिक समाचार पत्र था, याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए अड़ा उत्क्षिप्त व्यंजन है, बी दंत स संघर्षी व्यंजन है, सी द स्पर्शी व्यंजन है, या डी र पार्श्विक व्यंजन है। सही जवाब ऑप्शन डी र पार्श्विक व्यंजन है। यह कथन गलत है। र एक प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है, ल पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला सवाल, री अर में बदल जाता है। आपके ऑप्शन से ए गुण संधि के अनुसार, बी यण संधि के अनुसार, सी वृद्धि संधि के अनुसार, या डी अयादि संधि के अनुसार। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन है गुण संधि के अनुसार। गुण संधि के नियम के अनुसार जब अ या आ के बाद री आता है तो दोनों मिलने से वह अर में बदल जाता है। जैसे देवधन ऋषि, देवर्षि, यहाँ अ और री मिलकर अर बन जाते हैं। अगला सवाल, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी हैं? आपके ऑप्शन से ए मिठाई हलवा, बी स्याही पुस्तक, सी मकान दरवाज़ा, डी कपड़ा पतलून। बताइए किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी हैं? सही जवाब ऑप्शन सी मकान दरवाज़ा। मकान और दरवाज़ा दोनों फारसी भाषा के शब्द हैं। मिठाई तद्भव है, हलवा विदेशी, स्याही फारसी है, पुस्तक तत्सम, कपड़ा तद्भव है और पतलून विदेशी है। इसलिए इनमें से ऑप्शन सी मकान और दरवाज़ा ये दोनों विदेशी शब्द हैं। अगला सवाल, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए परिहास, बी बचपन, सी भव्यता, डी चाल चलन। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी भव्यता। भव्यता शब्द का निर्माण भव्य विशेषण में ता प्रत्यय जोड़ने से हुआ है। अगला सवाल है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, या डी समूहवाचक संज्ञा।
सही जवाब ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ यानी वस्तु में पाए जाने वाले किसी धर्म, गुण, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या आसान भाषा में जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, मिठास, बचपन, अच्छाई, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए उसने एक रोचक कहानी पढ़ी, बी मैंने दुकान से फल खरीदे, सी लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, या डी यह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। द्विकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें दो कर्म होते हैं। इस वाक्य में साथी और पुस्तक दो कर्म हैं, इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए निराकार, बी निर्मल, सी नियंत्रण, डी निरोग। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब ऑप्शन सी नियंत्रण। नी उपसर्ग से बना शब्द ऑप्शन सी नियंत्रण है। निराकार और निर्मल में निर उपसर्ग है और निरोग में नि उपसर्ग है। अगला सवाल, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मददगार, बी गुनहगार, सी यादगार, डी उद्गार। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी उद्गार। उद्गार शब्द में गार प्रत्यय नहीं है। इस शब्द की रचना उत उपसर्ग और गार के योग से हुई है। मददगार, गुनहगार, यादगार में गार प्रत्यय का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन का विलोम शब्द क्या है? सघन का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए जटिल, बी गहन, सी विरल, डी अचह। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी विरल। सघन का विलोम शब्द विरल है। सघन का अर्थ होता है बहुत पास पास, घना। विरल का अर्थ होता है दूर दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामा, ललना, कामिनी किस शब्द के पर्यायवाची हैं? आपके ऑप्शन से ए वसुधा, बी नारी, सी मंदाकिनी, डी सरिता। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी नारी। वामा, ललना, कामिनी नारी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए नींद ना आना, बी क्रोध बढ़ाना, सी अधिकार रखना, डी हार मानना। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए नींद ना आना। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है नींद ना आना। ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? आपके ऑप्शन से ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सुमित्रा नंदन पंत। सही जवाब ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यावजीवन शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी अव्ययभाव समास। बताइए यावजीवन शब्द में कौन सा समास है?
सही जवाब ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। यवजीवन शब्द में अव्ययीभाव समास है। इसका समास विग्रह जीवन भर या जब तक जीवन है। इस शब्द का पहला पद यावत एक अव्यय है, जिसके कारण यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए कष्ट, बी सेना, सी आशा, डी क्षमा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन ए कष्ट। कष्ट शब्द पुल्लिंग है, जबकि सेना, आशा और क्षमा ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला सवाल, इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ई बड़ी ई, बी च ज, सी प ब, डी तलाव श मूर्धन्य स। सही जवाब ऑप्शन डी तलाव श मूर्धन्य स। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन तलाव श मूर्धन्य स, दंत स और ह महाप्राण होते हैं। अगला सवाल है, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए विस्मय, बी शोक, सी निर्वेद, डी क्रोध। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, याद रखिएगा। अगला सवाल, समय सिंधु चंचल है भारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी रूपक। समय सिंधु चंचल है भारी पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहाँ समय उपमेय पर सिंधु उपमान यानी सागर का आरोप किया गया है, अर्थात समय को ही सिंधु मान लिया गया है। दोनों के बीच कोई भेद नहीं रखा गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अगला सवाल है, क्रोध रिक्त स्थान का ही एक रिक्त स्थान रूप है। आपके ऑप्शन से ए नाराजगी, सहज, बी तामसिकता, घिनौना, सी सात्विकता, उत्तम, डी आत्मीयता, अन्य। सही जवाब ऑप्शन बी तामसिकता, घिनौना। क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। यहाँ नाराजगी यह क्रोध का एक हल्का रूप है। सात्विकता यह शांत गुण है, क्रोध नहीं है। और आत्मीयता ये प्रेम का गुण है, क्रोध नहीं है। इसलिए यहाँ ऑप्शन बी सही है, तामसिकता और घिनौना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।